नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। लगभग सभी देश इस महामारी की वजह से तमाम आर्थिक सामाजिक संकट झेल रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में नई चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुटता की दरकार है। इस दौर में कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करना एक चुनौती है। ये सच है कि कोविड की वजह से भारत के सामने अनगिनत चुनौतियां हैं, लेकिन भारत के दृढ़ संकल्प और प्रयासों के सामने कोरोना की चुनौतियां बौनी भी साबित हो रही हैं। संकट के इस दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि एक कदम आगे आते हुए समाज और अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम आपको ऐसी कुछ हस्तियों से रूबरू करवा रहे हैं। और आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ, लेकिन जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, अपने जुनून के दम पर खुद को स्वास्थ्य के क्षेत्र में साबित किया। हम बात कर रहे हैं इंदौर के मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर A.K. द्विवेदी की, जो कि केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद के सदस्य भी हैं। ये काउंसिल भारत सरकार के आयुष विभाग की है। हम डॉक्टर द्विवेदी से चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले उनसे जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपके लिए। होम्योपैथिक चिकित्सा के जरिए जटिल बीमारियों का इलाज कर आज इंदौर मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे मध्य भारत में डॉक्टर A.K. द्विवेदी की अपनी अलग पहचान है। डॉक्टर द्विवेदी कई सालों से होम्योपैथिक चिकित्सा और कई बड़ी बीमारियों पर रिसर्च कर रहे हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा पर इनकी मजबूत पकड़ की बदौलत इन्हें होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य के रूप में भी चुना गया। कोरोना काल के दौरान कई संक्रमित मरीजों को डॉक्टर द्विवेदी ने घर पर ही होम्योपैथिक चिकित्सा के जरिए बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में डॉक्टर A.K. द्विवेदी का बढ़ता योगदान आज पूरे भारत के लिए अमूल्य साबित हो रहा है। और हमारे साथ खुद इस वक्त डॉक्टर द्विवेदी मौजूद हैं। लाइव सीधे होने का रुख करते हैं। डॉक्टर द्विवेदी, बहुत स्वागत है आपका। कोविड के इस वक्त में डॉक्टर्स की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अपनी जान की परवाह किए बगैर आप लोग लगातार फ्रंट लाइन पर हैं। आपको जी मीडिया सलाम करता है, बहुत साधुवाद। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, क्योंकि आप MP में एकमात्र अकेले ही केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य हैं, और कोरोना काल में एक बड़ी चुनौती, लेकिन इन चुनौतियों को पाटने के लिए आपके द्वारा भी तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं। लेकिन सबसे पहले सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि कोविड के इलाज में होम्योपैथी की क्या भूमिका है? कोविड के इलाज में होम्योपैथी की बहुत ही प्रभावी भूमिका रही है। यदि मैं बात करूं, जब कोविड हमारे देश में नहीं था तब से हम लोगों ने क्या किया, केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद में 28 जनवरी 2020 को एक मीटिंग हुई, जिसके आधार पर 29 जनवरी 2020 को आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि होम्योपैथिक दवा के लेने से लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और लोग कोविड से ग्रसित नहीं होंगे। उसके बाद 30 जनवरी को कोविड का मरीज भारत में आ गया। जब मैं बात कर रहा हूँ, उस समय हमारे देश में कोविड के मरीज नहीं थे। उस समय से हम लोगों ने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी थी। हमारा केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद ने मीटिंग किया और उस मीटिंग में मैं भी था। तो कहने का मतलब ये था कि जिस समय हमारे पास किसी भी चिकित्सा पद्धति में कोई दवाई नहीं थी, उस समय होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की एक दवाई, जिसको आर्सेनिक एल्बम के नाम से लोगों ने जाना, आर्सेनिक एल्बम 30 के प्रयोग से लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी और लोग काफ़ी संक्रमण से बच सके। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने कई सारे मरीजों को आर्सेनिक एल्बम दिया। उसके साथ ही केंद्रीय
जेल, सेंट्रल जेल इंदौर में जो मरीज यहाँ पर, जो कैदी यहाँ पर थे सेंट्रल जेल में, उन लोगों को हम लोगों ने लगभग 2500 से ज़्यादा कैदियों को हमने आर्सेनिक एल्बम के डोजेस दिए, जिसमें से काफ़ी कम लोग संक्रमित हुए, लगभग 24 लोग ही संक्रमित हुए। ऐसे ही हमारे पास जो मरीज आते थे, काफ़ी उनमें भय था कोविड को लेकर के, तो कोविड के बचाव के लिए, कोविड के डर के लिए, कोविड के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग किया मरीजों पर, जो बाकायदे एडवाइजरी जारी की गई थी आयुष मंत्रालय की तरफ से। मैं अगर बात करूं तो उस समय जब बहुत ज़्यादा लोगों में भय था कोविड को लेकर के, तो सभी प्रशासनिक अधिकारी, सभी चिकित्सक और पैरामेडिकल के जो भी थे, नर्सिंग स्टाफ, सब लोग होम्योपैथी की दवाई का सहारा लिए और बच भी सके। ये बहुत अच्छी बात है और लोगों का भरोसा भी होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा वक्त के साथ बढ़ रहा है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब तमाम लोग सोच रहे थे कि कैसे इससे निपटा जाए, तब से ही होम्योपैथिक पद्धति के जो भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। मेडिसिन को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। डॉक्टर द्विवेदी, क्योंकि इसमें आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका है जिसका अभी आपने जिक्र भी किया, मैं आपसे समझना चाहूँगी आपके अनुभवों के बारे में। कई सारे मरीजों को आपने ट्रीट किया होगा, अनुभव आपका कैसा रहा इस दरमियान? मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारे पेशेंट्स जब अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, बेड नहीं अवेलेबल थे, ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल थे, और लोग ऐसा डर रहे थे कि अस्पताल में जाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसी स्थिति में लोग हमको कांटेक्ट करते थे और फ़ोन पर सारी परेशानी बताते थे। हम उन्हें होम्योपैथिक दवाई अवेलेबल कराते थे और घर पर ही हमने काफ़ी सारे मरीजों को ट्रीट किया है। मैं बात कर रहा हूँ इंदौर की एक महिला मरीज की, जिनकी उम्र 70 साल के से ज़्यादा थी। उनको कोविड हो गया और उनके घर वाले अस्पताल में एडमिट करने को तैयार नहीं थे। उस समय सरकारी एजेंसियों से जांच कराया जाता था, केवल सरकारी एजेंसी ही अवेलेबल थी। तो वहां से जांच हुआ और पॉजिटिव आने पर वहां से गाड़ी आ गई, लेकिन घर के लोग उनको अस्पताल में एडमिट करने को तैयार नहीं थे। उन लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया, हमने यहाँ के जो कोविड प्रभारी थे उनसे बात किया। उन्होंने बोला कि महिला की उम्र ज़्यादा है, उसको अस्पताल में एडमिट करना ही उचित होगा। लेकिन जब उनको समझाया कि उनके परिवार वाले तैयार नहीं हो रहे हैं और महिला को वैसे ही चक्कर आता रहता है, गिर जाती हैं, तब उन्होंने हमें परमिशन दिया और हमने घर पर रख करके उस महिला को होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिया और पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। आज भी जिंदा है, उसके परिवार वाले काफ़ी खुश हैं। ऐसे ही एक महिला मरीज जिसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा थी और भोपाल की रहने वाली थी, उस महिला मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी कम हो गया था, लगभग 80 के आसपास आ गया था, बुखार नहीं उतर रहा था। वो लोग भी उनको अस्पताल में एडमिट करने को तैयार नहीं थे। उनके घर में एक मेडिकल स्टूडेंट थी, उन्होंने हमसे बात किया और हमने उनको होम्योपैथिक दवाई अवेलेबल कराया। जब हमने होम्योपैथिक दवाई देना चालू किया तो एक ही दिन में उनका बुखार आना बंद हो गया और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो कम था वो लगभग 90-92 आ गया। तो घर पर रख करके ही हमने होम्योपैथिक दवाई से न केवल बुखार को कंट्रोल किया, कोविड के संक्रमण को कंट्रोल किया, बल्कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल भी बढ़ाने में होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी कारगर रहीं। मैं एक मरीज की बात कर रहा हूँ, जो मरीज 26/8/2020 को पॉजिटिव हुआ था। ये मिस्टर तिवारी है जो उज्जैन के रहने वाले हैं, उज्जैन में टीआई हैं। इनको कोविड हो गया था 26/8/2020 को और 26/8/2020 को ही इनको इंदौर के एक बड़े अस्पताल में एडमिट कराया था। 26/8/2020 को एडमिट होने के बाद 17/9/2020 को डिस्चार्ज हो गए। 17/9/2020 को जब डिस्चार्ज हो गए तो उसके बाद भी उनको श्वास की परेशानी बनी हुई थी, कमजोरी बनी हुई थी, खांसी बनी हुई थी। डिस्चार्ज होने के थोड़े दिन बाद उन्होंने 12/10/2020 को मुझे दिखाया। 12/10/2020 को हमने सीटी स्कैन कराया और सीटी स्कैन में देखा गया कि उनका जो लंग है वो 70 से 75% लंग पैरेन्काइमा डैमेज था और HRCT जो सीवियरिटी इंडेक्स थी वो 25 थी, 25 में से 20 थी, मतलब वेरी सीवियर लिखा गया है। ये 12 अक्टूबर 2020 की रिपोर्ट में बता रहा हूँ। इससे पहले मरीज 26/8 से 17/9/2020 तक एडमिट भी थे। अस्पताल में एडमिट होने के बाद मरीज डिस्चार्ज होकर के आ गया, लेकिन न तो उसकी कमजोरी ठीक हुई, न उसकी श्वास की परेशानी ठीक हुई और अन्य परेशानी भी थी। इनको शुगर भी था।
मैंने 12 अक्टूबर 2020 से उनका ट्रीटमेंट चालू किया होम्योपैथी। ये मैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर के हमारे क्लिनिक में दिखाने आए, जब उनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया और लगभग 1 महीने दवाई लेने के बाद 12 अक्टूबर 2020 से लेकर के 27 नवंबर 2020 तक उनको होम्योपैथी ट्रीटमेंट चला। और जब हमने 27 नवंबर 2020 को उनका सीटी स्कैन कराया तो सीटी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल आ गया। जो सीटी स्कैन का प्लेस था वो सेम प्लेस था। उन्होंने लिखा हुआ है कि जो 12 अक्टूबर को उनको चेंजेस थे लंग्स में वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है, और वहीं पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल थे। उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही थी, न तो कमजोरी हो रही थी, न श्वास की परेशानी हो रही थी, और वो अपना कार्य भी कर पा रहे थे सुचारू रूप से। तो होम्योपैथिक दवाइयां न केवल प्री ऑप हॉस्पिटलाइजेशन में काम किया, मतलब जो लोग घर पे थे उन पे तो काम किया ही किया, कई लोग अस्पताल में एडमिट थे वो लोग भी हमसे होम्योपैथिक दवाई लेकर के गए और जल्दी डिस्चार्ज होकर के आए। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस था, एक बार उनका रिपोर्ट नेगेटिव आ जाने के बाद भी उनके शरीर में जो परेशानी बनी हुई थी, चाहे मैं कमजोरी की बात करूं या ब्रीदिंग प्रॉब्लम की बात करूं या ILD या लंग फाइब्रोसिस की बात करूं, ये सारी परेशानियों के लिए भी हम लोग यहाँ पर एडवांस योग और नेचुरोपैथी, हमारा जो हॉस्पिटल है ये ग्रीन श्रेणी का हॉस्पिटल कलेक्टर द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे हम लोग पूरी सुविधाएं दे रहे हैं। हमारे पास पूरा टीम ऑफ डॉक्टर्स है, जिसमें मैं खुद होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, हमारे पास एक योगा के लिए डॉक्टर है, नेचुरोपैथी के लिए डॉक्टर है, आयुर्वेद के डॉक्टर है, और साइकेट्री के लिए भी साइकेट्रिस्ट हमने रखा है। जो मरीज जिनकी हालत बहुत सीवियर हो उनके इलाज में भी आप लोगों को सहायता मिली है। एक और सवाल, क्योंकि अभी आपने पोस्ट कोविड जो इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं आपने उसका जिक्र किया, सर इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि इस बार मरीजों में कई सारी समस्याएं हमने देखी, जिन्होंने कोविड को मात दी उन्हें कोविड के बाद भी सांस लेने में दिक्कत है, इसके अलावा कमजोरी महसूस हुई। वैसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, इन लोगों को मैं बोलूँगा कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के साथ थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। हम लोग यहाँ पे जिन लोगों को लंग्स की परेशानी थी उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी उनको काफ़ी आराम मिला। और मुझे कोरोना का जो हमने प्रयास किया उसके लिए इंदौर जिला प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किया गया, सम्मान पत्र भी हमको दिया गया और मोमेंटो भी प्रदान किया गया, ये आप देख रही होंगी। तो हमने जो प्रयास किया है पूरे इंदौर शहर के लिए, जितनी भी जनता थी उसके लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ एज ए उनको इम्यूनिटी बूस्टर और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट में भी हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आप लोगों के वजह से ही प्रदेश की सूरत इस तरीके से बदली है और जो लोग हैं जो कि बहुत गंभीर स्थिति में थे उनको भी काफ़ी मदद मिली है, काफ़ी सहायता मिली है। अब सर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि चर्चा का विषय ये है कि देखिए दूसरी वेव तो हमने देख ली और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पीक भी इसकी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब तीसरी लहर की आशंका ने लोगों को परेशान कर दिया है, भयभीत कर दिया है। बतौर होम्योपैथिक डॉक्टर आप तीसरी वेव को किस तरीके से देखते हैं? आपकी स्टडी क्या कुछ कहती है? अगर मैं तीसरी लहर की बात करूं तो अभी मैं कल ही सारा कुछ सर्च कर रहा था कि तीसरी लहर की संभावना क्या हो सकती है। तो संभावना पर बात नहीं किया जा सकता है कि तीसरी लहर आएगी ही या नहीं आएगी, दोनों ही बातें नहीं की जा सकती, कोई भी कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है। लेकिन होम्योपैथी एक टूल्स के रूप में अभी भी लोगों के पास अवेलेबल है। अभी आप देख रही होंगी कि हमारा जो 18 साल से ऊपर का वर्ग है उसको हम लोग वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं और वैक्सीन लगा भी रहे हैं। लेकिन ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं उनके मन में डर एक बना हुआ है, चूंकि मीडिया में बहुत सारा आ गया है कि बच्चों को तीसरी लहर प्रभावित करेगी। तो मैं ऐसे लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, आपके बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। क्योंकि जब मैं इनिशियल प्रैक्टिस करता था होम्योपैथी उस समय मेरे पास पेरेंट्स लेकर के आते थे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड उनके बच्चों को। कई बच्चों को सर्दी जुखाम बुखार लगातार हो जाया करती थी, हर 15-15 दिन में, हर 1.5 महीने में। और उन बच्चों को जब हमने लगातार कुछ दिन तक होम्योपैथिक दवाइयाँ दिया तो वो दिन है और आज 18 साल 20 साल के वो बच्चे हो गए, उनको अब सर्दी जुखाम बुखार होता ही नहीं है। ऐसे कई बच्चे लेकर के आए पेरेंट्स जिनको अस्थमा था और इन्हेलर देते थे।
तो ऐसे सभी मरीजों को जब हमने होम्योपैथिक दवाई दिया, थोड़े समय तक इन्हेलर के साथ में ही होम्योपैथिक दवाई दिया, उनको धीरे धीरे अस्थमा की परेशानी खत्म हो गई, इन्हेलर छूट गया और आज वो बच्चे बीमार ही नहीं होते, उनको सर्दी जुकाम खांसी होती नहीं है। उनके पेरेंट्स आकर के बताते हैं कि इनको अस्थमा की समस्या ठीक होने के साथ साथ दूसरी परेशानियां भी नहीं होती है। तो होम्योपैथी का जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है 20-25 साल का, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने का, रोग प्रतिरोधक बढ़ाने का सबसे बेहतर उपचार होम्योपैथी है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बच्चों को बहुत रुचिकर लगती है। होम्योपैथिक दवाइयाँ मीठी होती है तो बच्चे बहुत आराम से ले लेते हैं, बहुत शौकिया ले लेते हैं, बहुत पसंद करते हैं, जबकि दूसरे डॉक्टर जो उनको इंजेक्शन लगाते हैं उनके क्लिनिक में जाने से ही डरते हैं। तो मैं होम्योपैथिक दवाई जो बच्चों को दी जाती है वो तो मीठी गोलियों में दी जाती है, और जो हम लोग डायबिटीज के मरीज को देते हैं, जैसे अभी मैं एक केस बता रहा था आपको, तो उनको डायबिटीज थी, तो डायबिटीज के मरीज को जब हम होम्योपैथिक दवाई देते हैं तो उनको मीठी गोलियों में नहीं देते हैं, उनको डिस्टिल्ड वाटर में देते हैं। तो मतलब हर वर्ग को होम्योपैथिक दवाई एक बहुत अच्छा हथियार है। हम इस बीमारी से अवश्य जीत हासिल करेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान समय है इसमें लोग पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बहुत परेशान हैं। कई लोगों को मैं देख रहा हूं कि यूरिन की परेशानी हो रही है, पेशाब उनका पूरा तरह से नहीं निकल रहा है, उतर रहा है। ऐसे लोग जिनकी उम्र बढ़ जाती है, ऐसे पुरुषों की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी एज 50 साल से ज़्यादा हो जा रही, उनको जब कोविड हुआ तो उनको पोस्ट कोविड यूटीआई या यूरिनरी प्रॉब्लम हो गई, उनके लिए भी हमने होम्योपैथिक दवाई दिया, उससे बहुत आराम हुआ। उसके साथ हमने नेचुरोपैथी की कुछ क्रियाएं कराई तो उससे उनका यूरिन का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू हम लंग्स को बेहतर करा रहे हैं, और होम्योपैथी तथा कुछ नेचुरोपैथी के थ्रू हम उनके जो किडनी से रिलेटेड, प्रोस्टेट और यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है उसके लिए काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जिनमें डर या अनिद्रा की परेशानी आ गई, उनके लिए भी हम लोग होम्योपैथी दवाई साथ में शवासन और शिरोधारा करा रहे हैं, तो उससे भी उनको काफी लाभ मिला। काफी सारे पेशेंट मेरे पास आए पिछले साल 2020 में भी, कोविड के बाद और लॉकडाउन के बाद ऐसे लोगों का नंबर बढ़ गया जिनमें डर बहुत प्रभावी रहा। और अगर मैं 2021 की बात करूं तो इस बार भी जो लॉकडाउन लगा, इस बार थोड़ा कोविड बहुत तेज था, लोगों में डेथ बहुत ज़्यादा देखने को मिली, तो लोगों में डर भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो उस डर को कम करने के लिए हम लोग होम्योपैथिक दवाई, साथ में शवासन और शिरोधारा, और साथ में हमारे जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी, जो यहाँ के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हम लोग मिल करके मरीजों का डर भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों को डर से बचा रहे हैं, लोगों को बीमारी से बचा रहे हैं, लोगों की कमजोरी जो आ गई है उसको खत्म करके उनको वापस पुनर्जीवन दे रहे हैं। मतलब जो पहले जैसा थे, कोविड के पहले जैसा, वैसा करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि हर तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रहेगी तो तीसरी लहर आप पे प्रभावी नहीं रहेगी। और अब से पहले आपने जिक्र भी किया कि बच्चों की काफ़ी रुचि होती है, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो युवा हैं उनका भी रुझान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि तमाम समस्याओं की बात हुई और आपने भी जिक्र किया कि कैसे होम्योपैथिक हर चीज़ के लिए कारगर है। लेकिन क्योंकि सेकेंडरी डिजीज़ में हमने तमाम चीज़ों को भी देखा है और देख भी रहे हैं, इसमें से एक बहुत बड़ी समस्या ब्लैक फंगस के रूप में आई है, म्यूकरमाइकोसिस के रूप में आई है, क्योंकि इस वक्त कोविड के वक्त में ऐसे मरीज जिनमें इस संक्रमण की पुष्टि हुई, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या होम्योपैथिक ऐसे मरीजों को भी ट्रीट करने के लिए कारगर है? बिल्कुल कारगर है, हम काम कर रहे हैं। हमारा आयुष मंत्रालय ने जैसे ही पूरे देश में और खास करके इंदौर और मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस के केसेस बढ़े, आयुष मंत्रालय ने केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद को बोला और हम लोगों ने मीटिंग किया। मीटिंग करके सारे लक्षणों पर डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद प्रॉपर तरीके से आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया, जिसमें मैं बतौर मेंबर बैठा था और मेरा नाम भी उस एडवाइजरी में दिया गया है। ये बड़ी सम्मान की बात है मेरे लिए। साथ ही हमारे इंदौर में जो सरकारी अस्पताल में मरीज एडमिट थे और उस समय ब्लैक फंगस का जो एंटी फंगल इंजेक्शन था वो मरीजों को मिल नहीं पा रहा था। उनको सिर दर्द, साइनस का पेन, दर्द जो है यहाँ दांत से होते हुए नाक में, आँख में और सिर तक जा रहा था। उसके लिए हमारे पास लोगों ने परिजनों को भेजा, उनकी CT स्कैन, MRI रिपोर्ट भेजा। हमने उस आधार पर उनको होम्योपैथिक दवाइयाँ दिया और काफ़ी सारे
अस्पताल में एडमिटेड मरीज को वहीं का वहीं लाभ कराया। मैं ऐसे 2 मरीजों पे विशेष आपको बताना चाहूँगा। एक MY अस्पताल में लगभग 1 महीने मरीज एडमिट था, उसको साथ में हमने होम्योपैथिक दवाई दिया और आज के डेट में वो डिस्चार्ज हो गए हैं और अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसी तरीके का एक भोपाल के अस्पताल में मरीज एडमिट था, उन्होंने भी हमसे कांटेक्ट किया और हमने जब उनको दवाई दिया तो वो भी डिस्चार्ज हो गए और अभी पूरी तरह से नॉर्मल है। अस्पताल में एडमिट होने के बाद ऑपरेशन कराने के बाद भी उनका विज़न कम हो गया था, तब उन्होंने हमसे होम्योपैथिक दवाई लिया और उन्होंने काफ़ी बेहतर महसूस किया। जो ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस की आप बात कर रही थी, ब्लैक फंगस जो है म्यूकोरमाइकोसिस बहुत फास्ट स्प्रेडिंग इन्फेक्शन था। उस इन्फेक्शन को रोकने में होम्योपैथिक दवाई काफ़ी कारगर साबित हुई और जो उनके परेशानी थी, जो सिर दर्द की परेशानी थी, साइनोसाइटिस की परेशानी थी, उसमें भी होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी कारगर रही। और आयुष मंत्रालय को मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने समय समय पर एडवाइजरी जारी किया। और मैं केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर खुराना और हमारी साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड के सभी सदस्य, साथ ही डॉक्टर BK गुप्ता जो चेयरमैन है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समय समय पर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करते हुए पूरे देश के लिए एडवाइजरी जारी किया और वो मरीजों के लिए तो लाभप्रद रही, हमारे होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी एक टूल मिला कि जिसके तहत वो इन मरीजों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी एक और सवाल है डॉक्टर साहब मेरा, क्योंकि आप पूरे देश में बोन मैरो की बीमारियां, इसके अलावा ITPP जैसी कई सारी जो असाध्य बीमारी होती है, उसको होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में आप जानते हैं कि कैसे उसका इलाज किया जाता है। इसके बारे में चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी मैडम, बोन मैरो हमारे शरीर में, अगर मैं बोलूं तो ब्लड बनाने की फैक्ट्री होती है। बोन मैरो, हमारे स्ट्रांग बोन में बोन मैरो रहता है। बोन मैरो 2 प्रकार का होता है, एक रेड बोन मैरो, दूसरा येलो बोन मैरो। चूँकि मैं यहाँ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और फिजियोलॉजी में ब्लड ही पढ़ाता हूँ, पिछले 25 सालों से लगभग मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे पास जब 20-25 साल पहले अप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट आने लगे और हमने उनको देखा कि उनमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है अप्लास्टिक एनीमिया में कि प्लेटलेट कम हो जाता है। प्लेटलेट कम हो जाने के कारण उनमें ब्लीडिंग होने लगती है और वो ब्लीडिंग बंद नहीं होती है। तो ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट आए जिनकी ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही थी और दूसरी चिकित्सा पद्धति में ब्लीडिंग रोकने की कोई दवाई नहीं थी। तब हमने उनको होम्योपैथिक दवाई देना चालू किया और होम्योपैथिक दवाई जब दिया मरीजों को तो काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिले। होम्योपैथिक दवाई से मुझे लगता है कि बोन मैरो काफी बेहतर कार्य करने लगा। उनमें प्लेटलेट्स बढ़ गए, RBC बढ़ गया, WBC बढ़ गया, हीमोग्लोबिन बढ़ गया और ब्लीडिंग की समस्या कम हो गई। हमारे पास सभी आयु वर्ग के मरीज आते हैं। अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चे पूरे देश से आते हैं मेरे पास, चाहे मैं आंध्रा की बात करूं, चाहे महाराष्ट्र की बात करूं, दिल्ली और बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो बच्चों में जिनको बुखार आ जाता है, बुखार की स्ट्रांग दवाई दे देते हैं। ऐसा देखने में आया कि जब स्ट्रांग दवाई दे देते हैं तो उससे कहीं न कहीं बोन मैरो डैमेज हो जाता है और बाद में वैसे मरीजों को, वैसे बच्चों को भी, हर एक एज ग्रुप के पेशेंट को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया और मुझे लगता है कि जो भी शंकाएं, जो भी आशंकाएं इससे पहले लोगों के जहन में रही हो, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको दूर कर दिया है। बहुत धन्यवाद आपका खास वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन उससे पहले जी मीडिया आपको सलाम करता है। जिस तरीके से आप लगातार इस वक्त में लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको सलाम करते हैं। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ। नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम विषयों पर जी मीडिया के दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।